आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं अमेरिकन इलेक्शन से स्टार्ट करूँगा और कंटिन्यू नवंबर 3 तक इसे आपको जो मेरे पास मालूमात हैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैंने काफ़ी तैयारी भी की है, मगर रोज़ कोई वाक़या हो जाता है। बहरहाल कल शाम कहना चाहिए, अमेरिका में बड़ा सैड डे था। सुप्रीम कोर्ट की एक मोस्ट लिबरल अल्ट्रा मॉडर्न जज रुथ गिन्सबर्ग जो हैं, वो दुनिया से 1987 एज में चली गई। बीमार थी 2018 से, उनको कैंसर था, लंग्स कैंसर भी था और एक दूसरा कैंसर भी था। तो ये बड़ा एस्पेक्ट ऑब्वियस था और इसके लिए ट्रम्प साहब ने तैयारी भी पहले से कर रखी थी कि किस किस को वो लेकर आएंगे। पहले से मैं गिन्सबर्ग के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक हॉलोकॉस्ट की शिकार फैमिली अर्ली 20 सेंचुरी में 1903 में मेरे ख्याल में ये फैमिली न्यूयॉर्क ब्रुकलिन आई है। बुक कीपिंग का काम करते था बाप, वालदा एक दुकान चलाती थी छोटी सी, और उस बच्ची ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा, रेडगर में पढ़ाया, फिर कोलंबिया में भी पढ़ाया, फिर एक कोर्ट में क्लर्क की जॉब लगी। क्लर्क की जॉब कोई छोटा जॉब नहीं होता है अमेरिका में। ये कोर्ट क्लर्क जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिग्निफाई जॉब कहलाता है। और लिबरल्स की बहुत बड़ी आवाज़, खासकर उन्हें चैम्पियन ऑफ द जेंडर इक्वलिटी कहा जाता है। उन्होंने ख़वातीन के लिए तो जो काम किया ही किया, उन्होंने मर्दों के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई। वो अबॉर्शन की बहुत बड़ी हामी थी, और इतनी बड़ी हामी थी कि अबॉर्शन के बाद और अबॉर्शन के दौरान औरतों की सेहत के हवाले से उन्होंने हुकूमत वक्त पे कड़ी तनकीद की। तो फेमिनिस्ट जो हैं, जो उनके बड़े हिमायती थे, वो भी उनके ख़िलाफ़ बोले। बहुत मॉडर्न लिबरल होने के बावजूद कंजर्वेटिव के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती थी। कहती थी वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। बहरहाल वो चली गई। अब बहस ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प, जब 45 डेज रह गए हैं इलेक्शन से, एक सुप्रीम कोर्ट के नए जज की तैनाती कर सकते हैं? क्योंकि इनकी पार्टी ने और इन्होंने ओबामा को लास्ट ईयर ऑफ जो उनका टेन्योर था उसमें ये नॉमिनेशन नहीं करने दी थी, और अब एहसास होता है कि ओबामा ने बहुत बड़ी गलती की थी, कमज़ोर पड़ गए थे, वो कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बाउंडिंग नहीं थी, मगर उन्होंने फेयर गेम खेला या दबाव में आ गए और आने वाले प्रेसिडेंट पे छोड़ा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नॉमिनेशन की हैं, 2017 में और फिर 2018 में। एक सुप्रीम कोर्ट के 9 जज में 4 खवातीन थी, जिनमें से एक ये रुथ गिन्सबर्ग थी। 2 उनके क्या नाम है, 3 जज थी सॉरी, और 2 खवातीन अभी मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी इसमें देर नहीं होगी और उसकी नॉमिनेशन वो इलेक्शन से पहले पहले करेंगे। 3 नाम सामने आए हैं अभी तक। एक तो एक क्यूबन है, फ्लोरिडा की 52 ईयर ओल्ड, मैं उनका नाम मैंने लिखा हुआ है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मैं फैमिलियर नहीं हूँ उनसे। ये बाबरा लोगा हैं, 52 ईयर ओल्ड हैं और क्यूबन हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में काम करती हैं इस वक्त। इनका नाम मैं ज़्यादा अहम समझता हूँ कि हिस्पैनिक भी हैं, औरत भी हैं। हिस्पैनिक वोट जो डोनाल्ड ट्रंप से कटा हुआ है, वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। मगर फर्स्ट प्रायोरिटी में जो नाम आ रहा है वो एमी कोनी का आ रहा है। ये भी सर्किट कोर्ट की जज हैं अलबामा में, और इनके हस्बैंड वाइस अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं या मौजूद हैं इस वक्त, मुझे इतना ख्याल नहीं है। और इनके 5 बच्चे हैं।
ये अबॉर्शन की बहुत बड़ी मुखालिफ हैं और कहती हैं कि इंसान जो नेचुरल पैदा होता है तो उसे मरना भी नेचुरल चाहिए। तो कंजर्वेटिव जज हैं यकीनन, और एक हैं इंडियन बैकग्राउंड के, मिशिगन से, ये भी सर्किट कोर्ट में ही काम करते हैं, एमिल थापर। बॉर्न अमेरिकन हैं, 51 ईयर ओल्ड हैं, इंडियन बैकग्राउंड है, पेरेंट्स जो है इमिग्रेंट हैं। बड़ी बात है कि उनका नाम भी आया है कि इंडियन का, जो ऑलरेडी यहाँ के सिस्टम में बहुत आगे हैं, बाइडन के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है। देखें, जो अभी तक मैंने नोट किया है कि लास्ट 50 ईयर में जो जजों का नॉमिनेशन है सेनेट की कंसेंट से होता है, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, फिर सेनेट में जाता है, सेनेट अप्रूवल देती है मेजॉरिटी वोट से। तो उसमें जो 50 साल दिखाते हैं 67 डेज एवरेज लगते हैं उसकी अप्रूवल में और या डिसअप्रूवल में। तो इनके पास तो टाइम 45 डेज हैं, और कहते हैं कि वो अपनी पहली डिबेट से, जो डिबेट 29 को होने जा रही है बाइडन से उनकी, उससे पहले वो नॉमिनेट करेंगे, और इमरजेंसी में कुछ जो अनहोना ही होगा। मगर मुझे तवक्को ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाइडन ने भी कह दिया है और डेमोक्रेट्स ने भी कह दिया है कि उससे पहले नॉमिनेशन होगी तो क्राइसिस खड़ा होगा और मसाइल पैदा होंगे। इलेक्शन का साल है, दिन भी कम रह गए हैं, फिर पहले नज़ीर मिलती है ओबामा की। देखिए, नॉमिनेट करना सदर का इख्तियार है और मेजॉरिटी मौजूद है उनके पास, मगर तारीख ये बताती है कि 37 नॉमिनेशन जो हैं जजेस के वो डिक्लाइन हो चुके हैं। 11 को वोट नहीं दिया सेनेट ने, 11 के नाम प्रेसिडेंट्स ने वापस लिए, और 15 की अप्रूवल से पहले सेशन जो है कांग्रेस का ख़त्म हो गया, सेनेट का, तो वो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो ये 37 मिसालें मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कंजर्वेटिव का नंबर 6 हो जाएगा और डेमोक्रेट 3, लिबरल 3 रह जाएंगे, और आने वाले जो दिन हैं वो अमेरिका में अक़लियतों के लिए सख्त होंगे, मॉडर्न्स के लिए, लिबरल्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए। मगर मैं ऐसे नहीं समझता। देखें, जॉन रॉबर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यूएस, डोनाल्ड बुश जूनियर ने उनको नॉमिनेट किया, अप्रूवल ली, यंगेस्ट चीफ जस्टिस बने, और ओबामा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर ओबामा हेल्थ केयर को सपोर्ट उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट में उनके वोट से आज ओबामा केयर सेफ है। उन्होंने इसका अंदाज़ा ये लगाया कि अगर ये डिसअप्रूव हुई, जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा इलेक्शन का एजेंडा था और नारा था कि वो ओबामा केयर को ख़त्म करेंगे, मगर जॉन रॉबर्ट्स ने उसे ख़त्म नहीं होने दिया, ये सोच कर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने उसे चेंज करके टैक्स के उसमें डाला और उसे अप्रूव किया। मैं समझता हूँ कि जज कंजर्वेटिव हों, मॉडर्न हों, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, थॉट यकीनन प्रिवेल करता है कि एबॉर्शन पर अगर रुत होंगी थी तो वो उसके हक़ में बोलती थी। अगर ये 2 ख़वातीन जो क्यूबन हैं और एमी कोनी हैं, ये आ गई तो ये एबॉर्शन के ख़िलाफ़ और गे राइट्स के ख़िलाफ़ बात करेंगी। जो गिन्सबर्ग थी वो गे राइट्स की बहुत बड़ी हामी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जजेस जो हैं उन्होंने हमेशा आवाम की उमंगों का साथ दिया है, और अभी बहुत से मामलात में हमने अभी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फाइल किए हुए केसेस जो है ना डिक्लाइन हुए, उनके ख़िलाफ़ वर्डिक्ट्स आई। तो मैं उसको इस तरह नहीं देखता, बाकी तो आने वाले दिन ही बताएंगे। कहा जाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा काम ये किया कंजर्वेटिव को और वाइटिस्ट को, जो कहा जाता है कि जी 2050 तक जाके वाइट रेस यहाँ पर अक़लियत में आ जाएगी और एलियंस जो हैं यहाँ, इमिग्रेंट्स जो हैं, कलर्ड जो हैं, वो प्रिवेल करेंगे और उनकी तादाद बड़ी हो जाएगी।
तो उसे डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सर्किट कोर्ट्स में, अपेलेट जो कोर्ट्स हैं, फेडरल जजेस जो लगाए हैं, एक 53 हैं, ये तकरीबन फेडरल जो अपील कोर्ट्स हैं उसमें 53 जजेस लगाए हैं, और डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट्स जो हैं उनमें 159 लगाए हैं। तो उससे ये कहते हैं कि जी ये जो वाइटिश रेस है इसको बहुत फ़ायदा होगा और एक जनरेशन कम से कम सेफ हो जाएगी। मैं इससे भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूँ जब हिस्ट्री में जाते हैं तो डोनाल्ड रैगन ने 382 जजेस जो हैं फेडरल और सर्किट कोर्ट्स में लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने तो ये देखा है कि रोनाल्ड रैगन के दौर में इमिग्रेशन बड़े पैमाने पे आया, एमनेस्टी आई और दूसरे मामला जो है मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। तो इन्होंने रोनाल्ड रैगन से ज़्यादा जजेस नहीं लगाए हैं अभी तक, और अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसमें देखते जाइए क्या होता है कि नॉमिनेट तो ये करेंगे, मगर जो सेनेट का मूड है उसमें रिपब्लिकन भी कुछ कहते हैं कि वोट नहीं देंगे। मेजॉरिटी है उनके पास, 53 वोट हैं, एक आज़ाद वोट है, वो साथ मिला सकते हैं। तो बज़ाहिर तो होता है लगता है, मगर इतनी इमरजेंसी में कि जब एवरेज 50 साल का ये निकलता है कि 67 डेज कंप्लीट दिखाया है, जो रिकॉर्ड बताता है कि इतना टाइम लगता है नॉमिनेशन से लेके उसकी अप्रूवल तक। तो बज़ाहिर तो दिन कम है, 15-22 दिन कम है। अब पता नहीं कोई इमरजेंसी में हो और फिर कितना क्राइसिस आएगा, क्या जो डेमोक्रेट हैं वो इसे अफोर्ड करेंगे, खामोश हो जाएंगे, और डिसबैलेंस जो होगा सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले शायद इतना बड़ा डिसबैलेंस नहीं आया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये नॉमिनेशन हो पाएगी। अगर हो जाती है तो फबेहा कहना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। तो आज के लिए इतना बहुत समझिए, कल से इंशाल्लाह प्रॉमिस मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है कि कल से हम शुरू करेंगे कि इलेक्शन कहाँ खड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, कि वो कैसे धमकियां दे रहे हैं कि मेल पर जो वोट आएगा वो धोखा होगा, और बाइडन किस तरह से जब टाउन हॉल मीटिंग में जो पेंसिल्वेनिया में CNN की हुई है उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। कल इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे।